हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, जितने बच्चे 16 फरवरी को आप लोगों को पेपर देने वाले हो हिंदी का, तो उसमें आप लोगों को, अगर आपको 100 में 95 मार्क्स आप लोगों को चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं लिखा भी हूँ कि आपकी बार 95 नंबर, ठीक है, 100 में। ठीक है, 70 नंबर बिल्कुल पक्का कराने वाला इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों। और आज वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप देख पा रहे हो कि हमें लिखा भी हो कि मैराथन क्लास है और बहुत मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हूँ। और आज की वीडियो में अगर हम बात करें आप लोगों को, तो देखिए इतने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि बहुविकल्पीय प्रश्न, टोटल 30 बहुविकल्पीय प्रश्न में डिस्कस करने वाला हूँ। और साथ ही साथ गद्यांश और पद्यांश डिस्कस करने वाला हूँ हिंदी का। ठीक है, फिर गद्यांश और पद्यांश हम बताएंगे आप लोगों को संस्कृत का। फिर जीवन परिचय भी आपको बताएंगे, कवि का और लेखक का जीवन परिचय। इसके बाद आप लोगों को श्लोक भी हम बताएंगे। ठीक है, श्लोक भी आता है आप लोगों के लिए। निबंध तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 9 नंबर के लिए आता है। पूरा संपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इस वीडियो में जितना क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा, सारे क्वेश्चन आपको तैयार होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, और हम देखेंगे पहले टोटल 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, और 100% बोर्ड परीक्षा में आएगा, ये दावा है मेरा। तो देखिए 30 बहुविकल्पीय प्रश्न कराने वाला हूँ। अगर मुझसे पहले आप लोगों को आंसर मालूम है तो कमेंट करके जरूर आप लोग पहले मुझसे पहले ही बता देना आप लोग। ठीक है, चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कोई ना कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। ठीक है, चलिए जैसे पहला मैं पढ़ता हूँ। पहला है, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। दूसरा है कि आत्मदाह चतुर्सेन शास्त्री का कहानी संग्रह है। तीसरा आपका झूठा सच यशपाल द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक है। और चौथा है कि आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का प्रमुख कहानी संग्रह है। ठीक है, तो बताइए इसमें से चारों में से ना कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। तो देखिए इसका जो सही होगा वो होगा चौथा, क्योंकि यहाँ पे आकाशदीप जो है वो जयशंकर प्रसाद का प्रमुख कहानी संग्रह है। ठीक है, तो इस प्रकार का पहला प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में बनेगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, कोई ना कोई चार ऑप्शन में से सही होगा, उसे आपको पहचान कर लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का प्रमुख कहानी संग्रह था, तो ये सही था। इसी प्रकार आप लोगों को उसमें भी देगा। ठीक है, और ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे तरीके से याद कर लेना। इसको अगर हटाऊं मैं और दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ। चलिए बताइए दूसरे का क्या होगा। पूछा है कि अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, और ये तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है। विष्णु प्रभाकर जी हैं कि प्रेमचंद्र जी, कि जयशंकर प्रसाद जी हैं कि चतुर्सेन शास्त्री जी हैं। तो देखिए अर्धनारीश्वर के लेखक अगर आंसर मालूम है तो मुझसे पहले ही बता दो, अन्यथा मैं आपको बता रहा हूँ कि वह है विष्णु प्रभाकर जी। मतलब ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूलना मत, ये एग्जाम में आएगा। आगे अगर हम बात करें तो देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है कि गुनाहों का देवता जो है उपन्यास के लेखक है। देखो गुनाहों के देवता एक उपन्यास है, और इसके लेखक कौन है बताना है आप लोगों को। धर्मवीर भारती जी हैं, कि जयशंकर प्रसाद जी हैं, कि अज्ञेय हैं, कि इला चंद्र जोशी हैं। बताइए गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है। तो मेरे प्यार बच्चों वो है धर्मवीर भारती जी। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़े और अगला प्रश्न देखें। देखो प्रश्न नंबर 5 में, अरे प्रश्न नंबर चौथा, सॉरी, प्रश्न नंबर चौथा है कि कलम का सिपाही के लेखक है। देखिए ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कलम के सिपाही के लेखक कौन है। अमृत राय हैं, कि गुलाब राय हैं, कि मुंशी इंसाल्लाह खां हैं, कि वैद्यनाथ मिश्र हैं। बताइए कलम के सिपाही के लेखक कौन है मेरे प्यारों। जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए कलम के सिपाही के लेखक हैं अमृत राय। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने बच्चों ने ए दिया आंसर उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, 100%। आगे अगर हम बढ़े और पांचवा प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं, तो देखो पांचवा प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि ध्रुव स्वामिनी, देखो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है। देखिए बहुत प्यारा प्रश्न है, आप लोगों को बताना है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है। हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं, कि जयशंकर प्रसाद जी हैं, कि विष्णु प्रभाकर जी हैं, कि मोहन राकेश हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों वह है जयशंकर प्रसाद जी। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 6 देखो क्या है। प्रश्न नंबर 6 है कि उसने कहा था किस विधा की रचना है। बहुत प्यारा प्रश्न है। उसने कहा था, अभी 2022 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। उसने कहा था किस विधा की रचना है। उपन्यास,
यात्रावृत्त, की कहानी, कि आपका आलोचना? बताइए। उसने कहा था किस विधा की रचना है, तो मेरे प्यारे बच्चों वो है कहानी विधा की रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इन सारे प्रश्नों आपको याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 7वां क्या है? प्रश्न नंबर 7वां है कि रस मीमांसा के लेखक हैं कौन? रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, कि गुलाब राय हैं, कि भागवत शरण उपाध्याय जी हैं, कि जयप्रकाश भारती जी हैं? बताइए, रस मीमांसा के लेखक कौन है? इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। प्रश्न नंबर 7वां बहुत प्यारा प्रश्न है। ठीक है, तो रस मीमांसा के लेखक सिंपल है, कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। मतलब 7वां का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आगे अगर हम बात करें तो देखो प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां है कि कृति, देखो क्या है? कृति कंकाल के लेखक है। ये जो कंकाल है ना, कृति का नाम है। तो कृति कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, कि मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, कि राम कुमार वर्मा जी हैं, कि मैथिली शरण गुप्त जी हैं? सोच समझ के जवाब दीजिएगा, ठीक है, अगर याद है तो। मैं बता रहा हूँ, उससे पहले ही आप लोग आंसर दे दो अगर मालूम है तो। कृति कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो जितनों ने ए दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगर आगे हम बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, तो देखो प्रश्न नंबर 9 क्या है? प्रश्न नंबर 9 मेरे प्यारे बच्चों यह है कि मुंशी प्रेमचंद्र, देखो क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं, मर्यादा और हंस है, कि छाया और प्रभा, कि सुधा और हंस है, कि सरस्वती है? बताइए, इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं कौन है? क्वेश्चन 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मर्यादा और हंस। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 10वां, तो देखो प्रश्न नंबर 10वां है कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? बहुत प्यारा प्रश्न है, मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से बताइए। मेरा जीवन प्रवाह होगा, कि मन की बातें, कि मेरी असफलताएं, कि नई पौध? बताइए, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? तो वो है आपकी मेरी असफलताएं। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने सी दिया है आंसर उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न 10वां कंप्लीट होता हुआ प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या है? बहुत प्यारा प्रश्न है कि शुक्ल युग की काल अवधि है। मैंने आप लोगों से एक बात कही थी, आगे पहले वीडियो बना भी चुका हूँ, कि काल अवधि से प्रश्न बना अनिवार्य है, और हमने सभी मोस्ट इंपोर्टेंट काल अवधि लिखा चुका हूँ। जाके प्लेलिस्ट पे आप हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में देख सकते हो। ठीक है, तो शुक्ल युग की काल अवधि कितनी मानी जाती है? 1850 ईस्वी से 1900 तक, कि 1900 ईस्वी से 1920 तक, कि 1919 से 1929 तक, कि 1938 से लेकर 1947 तक? बताइए क्या होगा राइट आंसर प्रश्न नंबर 11 का। ठीक है, शुक्ल युग की कालावधि पूछ रहा है, तो मेरे प्यार बच्चों को तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि 1919 से लेकर 1938 तक की कालावधि को हम शुक्ल युग की कालावधि मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें तो देखो विशेषता भी हमने बता चुका है, कि कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषता पूछेगा वो भी बता चुका हूँ, जाके देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से रीति काल की मुख्य प्रवृत्तियां या विशेषताएं कौन सी है? देखिए प्रवृत्तियां विशेषताएं दोनों एक ही होता है, कभी कभी प्रवृत्तियां पूछ लेता है, कभी कभी विशेषताएं पूछ लेता है, कंफ्यूज नहीं मत होना है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों हालांकि लिखा है प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन सी हैं, वो भी किसकी? रीति काल की। बताइए, श्रृंगार रस की प्रधानता, कि काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, के विकल्प क और ख दोनों के देश प्रेम की भावना? तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए श्रृंगार रस की प्रधानता भी और काव्य में कला पक्ष की प्रधानता भी, ये दोनों विशेषताएं हैं किसकी? रीतिकाल की। इसलिए क और ख दोनों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो प्रश्न नंबर 13वां देख लीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 13 यह है कि निम्न में से छायावाद युग की कवि है। अब आपको बताना है कि छायावाद युग के कवि इनमें से कौन है? सुमित्रानंद पंत हैं, कि नरेंद्र शर्मा जी हैं, कि दादू दयाल हैं, कि कुतुबन है? तो बताना है कि छायावाद युग के कवि इनमें से कौन है चारों ऑप्शन में से। ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ठीक है, ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर है, क्योंकि यही छायावाद युग के कवि हैं। तो जितने बच्चों ने ए दिया आंसर बिल्कुल उनका सही है। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ। प्रश्न नंबर 14 क्या है कि यामा के रचयिता का नाम लिखना है। कि यामा की जो रचयिता है उनका नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, कि महादेवी वर्मा जी हैं, कि मीराबाई हैं, कि अशोक वाजपेयी हैं? तो यामा के रचयिता का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मुझसे पहले ही कमेंट करके आप बताओ।
तो देखो यामा के रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यामा के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े तो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी नहीं होंगी, क्योंकि यामा के रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। आपके क्वेश्चन बैंक में गलत दिया है। ठीक है, मैंने अभी नेट पे सर्च मार के आप लोगों को अच्छे से बताया है, ताकि गलत एक भी ना प्रश्न आपको बता पाए। यामा के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी नहीं है, कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। तो ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो जितने बच्चों ने बी दिया होगा उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे अगर हम बढ़े, अगला प्रश्न देख लो, प्रश्न नंबर 15 क्या है कि साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? मैथिली शरण गुप्त जी ने, जयशंकर प्रसाद जी ने, कि हरिऔध ने, कि नागार्जुन ने? तो देखो साकेत महाकाव्य की रचना किसने की, बहुत प्यारा प्रश्न है। तो जल्दी से आंसर बताइए। तो हो जाएंगे आपके मैथिली शरण गुप्त जी, क्योंकि साकेत महाकाव्य की रचना उन्होंने ही किया था। कौन? मैथिली शरण गुप्त जी ने ही किया था। ठीक है, चलिए तब तक 15 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिया है, और क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 16, तब प्रयोगवादी युग की कालावधि है। प्रयोगवादी युग की कालावधि है 1960 ईस्वी से 1971 ईस्वी तक, 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक, 1971 से अब तक, कि 1900 से 1918 तक। प्रयोगवादी युग की कालावधि, कालावधि हमने सब कुछ लिखा चुका हूँ। बस आप अगर याद होगा तो आप लोग जरूर सही से सही आंसर आप बताओगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये सारी चीजें पढ़ा चुकी है। तो देखिए प्रयोगवादी युग की कालावधि जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो है 1943 से 1953 तक। और यह जो आप लोगों का डेट है याद होना चाहिए, कालावधि तो एकदम याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो प्रश्न बनना अनिवार्य है वहां से। तो जितने बच्चों ने बी दिया होगा आंसर बिल्कुल उनका क्या है, सही है। आगे अगर हम बढ़े तो प्रश्न नंबर 17 देख लो। ललित ललाम के रचयिता पूछ रहा है, ये भी जो आप लोगों के रचना है बहुत इंपॉर्टेंट है। ललित ललाम बताइए किन की रचयिता है? पद्माकर जी की है, कि मतीराम की है, कि भूषण जी की है, कि बिहारी जी की है? बताइए प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? ललित ललाम के रचयिता मेरे प्यारे बच्चों वो है मतीराम जी। और जितने बच्चों ने बी दिया है आंसर बिल्कुल उनका 100% सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 18 अगर हम बढ़े, प्रश्न नंबर 18 देखो क्या है कि द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। अभी छायावाद युग के आए थे, अब द्विवेदी युग के आ गए। ठीक ठीक है, तो द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि आपको बताना है। मैथिली शरण गुप्त जी, जयशंकर प्रसाद जी, के हरिऔध, की नागार्जुन? तो देखिए जयशंकर, हरिऔध, नागार्जुन, ये जयशंकर प्रसाद तो होंगे नहीं, ये तो लेखक हैं। प्रसिद्ध कवि पूछ रहा है, तो कवि आपके कौन है मेरे प्यारे बच्चों? मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, तो द्विवेदी युग के जो प्रसिद्ध कवि हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो ये जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने बच्चों ने ए दिया है आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। और प्रश्न नंबर 19 यह है कि केशव दास की रचना है। अब केशव दास की रचना इन चार ऑप्शन में से कौन है बताना आप लोगों को। रामचंद्रिका है, कि भक्तमाल, कि सुदामा चरित, कि प्रेम वाटिका है? बताइए प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? केशव दास की रचना है तो मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएंगे आपके रामचंद्रिका। ठीक है, केशव दास की रचना रामचंद्रिका है, याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो रचना महत्वपूर्ण भी हमने लिखा चुका हूँ, जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 20वां, तो देखो प्रश्न नंबर 20वां है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है किनको? हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को, कि पद्मावत को, कि रामचरितमानस को, कि रामचंद्रिका को? बताइए हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है किसको? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, स्टार बना लो, डबल स्टार इसको बना लो। तो हो जाएंगे पृथ्वीराज रासो, क्योंकि प्रथम महाकाव्य माना जाता है उन्हीं को, पृथ्वीराज रासो को। तो भूलना मत, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं तो प्रश्न नंबर 21। देखिए व्याकरण यहाँ से स्टार्ट हो गया। प्रश्न नंबर 21 से कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य, कि शोक, कि भय, कि रुद्र? बताओ हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है मेरे प्यारों? जो बहुत प्यारा प्रश्न है 21। ठीक है, तो देखो हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है, सिंपल। इसी तरह करुण रस का भी पूछता है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। देखिए ये दोनों प्रश्न जरूर से बनेंगे, दोनों में से एक जरूर आएगा। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक, कि रति, कि क्रोध होता है, कि भयानक होता है? बताइए। देखो करुण रस का स्थायी भाव जो होता है वो शोक होता है। ये दोनों प्रश्न याद होना चाहिए, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य और करुण रस का स्थायी भाव शोक। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। आगे अगर हम बढ़ेंगे और अगला प्रश्न में अगर आपसे पूछूं 23, तो देखो रोला में कितने चरण होते हैं आप लोगों को बताना है कि रोला में कितने चरण होते हैं? 2, 4, कि 6, कि 8? बताइए। तो देखिए रोला में कितने चरण होते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों 4 चरण होते हैं। कितने?
4 चरण होते। तो जितने बच्चों ने बी दिया है आंसर बिल्कुल उनका सही है। आगे अगर हम बढ़े और 24 क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं तो यह है कि राजा रानी में कौन सा समास है। ठीक है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास, बहुव्रीहि समास। एक बात आपको बता दूं कि देखो 2022 और 2023 का दोनों सिलेबस सेम है, तो दोनों में आप लोगों का द्वंद्व समास पढ़ना है, एक द्विगु समास पढ़ना है। तो आंख बंद करके ये दोनों तो आंसर होगा ही नहीं होगा। जब भी होगा तो द्वंद्व होगा या तो द्विगु होगा। ठीक है, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखो मैं बताता हूँ, जब भी आप लोगों को ये योजक चिन्ह दिया रहेगा इस तरह, तो जब भी इस चिन्ह दे के पूछेंगे कौन सा समास है, तो आंख बंद करके द्वंद्व समास ही करना। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे अगर हम पढ़ें 25 क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, देखो 25 है कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अब मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची शब्द भी लिखा है आप लोगों को। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अनल, पावक, आग के उपयुक्त सभी। ठीक है, तो देखो अग्नि का जो पर्यायवाची शब्द होता है सोच समझ के जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द उपयुक्त सभी होता है, क्योंकि अग्नि का पर्यायवाची शब्द अनल भी होता है, पावक भी होता है, आग भी होता है, दहन भी होता है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी मतलब ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने बच्चों ने डी दिया है आंसर बिल्कुल उनका सही है। आगे अगर बढ़े और अगला प्रश्न मैं आपसे पूछूं 26। देखो 26 क्या है कि प्रत्येक में कौन सी संधि है। प्रत्येक में कौन सी संधि है, यड़ संधि है कि गुण संधि है कि वृद्धि संधि है कि दीर्घ संधि है, बताइए। प्रत्येक में कौन सी संधि है मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताना है। एक बात तो एकदम आसान हो गया कि जब ये प्रश्न आएगा तो 2022 में मेरे प्यारे बच्चों और 2023 में, 2022 और 2023 दोनों का सिलेबस आप लोगों का सेम ही है। तो 2023 में भी मात्र आपको एक ही संधि पढ़नी है, यड़ संधि। ठीक है, तो आप लोगों का यड़ संधि ही आंसर होगा, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम था। तो इस बार भी हम लोगों को एक ही संधि पढ़नी है, यड़ संधि पढ़नी है। तो जब भी आपको प्रश्न ये आएगा तो आंख बंद करके आप यड़ संधि पे ही क्लिक करना, क्योंकि एक ही पढ़ना है, तो वही तो होगा आंसर। आगे अगर हम पढ़ें तो अगला प्रश्न देखो 27 क्या है कि फल शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप होगा। कह रहा है कि जो फल शब्द है अगर उसका मैं चतुर्थी विभक्ति और एक वचन का रूप पूछूं तो क्या होगा, फलेन, फलायः कि फलातः कि फलस्य होगा, बताइए। बहुत प्यारा प्रश्न है, विभक्ति याद रहेगी तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे सही से। तो देखो फल शब्द के अगर चतुर्थी विभक्ति और एक वचन का अगर हम रूप आपसे पूछें तो होगा फलायः। क्या होगा, फलायः होगा। ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और हम बात करें 28, देखो 28 क्या है, तथैव। तथैव में कौन सी संधि है, तथैव में कौन सी संधि है, तथा धन एव कि तत् धन एव कि तथैव धनव कि तत् धन एव। तो तथैव में कौन सी संधि मेरे प्यारे बच्चों, 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तथा धन एव। ठीक है, क्या होगा, तथा धन एव। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, तथैव का आप लोगों का संधि पूछता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ें तो 29 देखो 29 भी वही आ गया, इत्यादि में कौन सी संधि है। ठीक है, तो दीर्घ यड़ गुण वृद्धि, तो कुछ नहीं, आंख बंद करके यड़ पे ही मारना है, क्योंकि एक ही संधि पूछेगा 2023 में और वही होगा यड़ संधि। तो इत्यादि में कौन सी संधि है, यड़ संधि। आगे अगर हम बढ़े अगला प्रश्न में अगर आपसे पूछूं तो अगला प्रश्न यह है कि बादल का पर्यायवाची शब्द होगा। देखो बादल वाला हमेशा पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। तो बादल का पर्यायवाची शब्द होता है वारिद, नीरज, पंकज की अम्बुज, बताओ। तो देखो बादल का जो पर्यायवाची शब्द होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो होता है वारिद। क्या होता है, वारिद होता है। ठीक है, तो देखिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने तो बता दिया। अब हम देखने वाले हैं गद्यांश और पद्यांश, क्योंकि यहाँ से देखिए बहुविकल्पीय 30 प्रश्न हो गया। अब हम हिंदी के गद्यांश और पद्यांश देखेंगे, फिर संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश देखेंगे, इसके बाद जीवन परिचय देखेंगे, फिर श्लोक देखेंगे, निबंध। ठीक है, चलिए अब गद्यांश और पद्यांश देखते हैं। उससे पहले हम लोग पहले गद्यांश देखेंगे तब पद्यांश देखेंगे। चलिए गद्यांश देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है और याद करके आपको जाना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आप लोगों का महत्वपूर्ण गद्यांश जो कि 6 नंबर का आएगा, तैयार बिल्कुल कर लेना। ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है कि हे भगवान, तब के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी। क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके। यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ये जो आप लोगों का गद्यांश है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार कर ही लेना। अगर मैं आपको कह दे रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है तो इतना मान के चलिए कि इंपॉर्टेंट है,
मैं बोल दिया तो इम्पोर्टेंट है, इतना याद रखिए। इसी भरोसे पे, ट्रस्ट पे आप लोग इसको याद करके जाइएगा। चलिए अब देखिए, ये आप लोगों का गद्यांश दे दिया। अब इसके नीचे क्वेश्चन पूछेगा, उसी का उत्तर देना होता है। जैसे पहला प्रश्न पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब इसका संदर्भ लिखना है गद्यांश का। दूसरा है कि गद्यांशों को रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जितना यहां से लेके यहां तक अंडरलाइन किया गया है, इसकी हमें व्याख्या करना है। और तीसरा प्रश्न यह है कि ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो चलिए फटाफट इसका उत्तर देते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे किसका, गद्यांश का संदर्भ। तो सबसे पहले ये जो गद्यांश आपको दिख रहा है, इसका हम संदर्भ देखेंगे। और देखिए संदर्भ में लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे संदर्भ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता शीर्षक पाठ से उद्धृत है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। देखिए हिंदी के गद्य खंड से लिया गया है, ममता शीर्षक पाठ से उद्धृत है और इसके जो लेखक है जयशंकर प्रसाद जी। इतना ही पॉइंट लिखोगे, संदर्भ आप लोगों का क्लियर, और ये पूरे के पूरे नंबर आप लोगों को मिलेंगे। दूसरा हमसे प्रश्न ये पूछा था कि रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश कहाँ किया गया, यहाँ से कि परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या में भीख नहीं मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा। तो यहाँ तक अंडरलाइन किया गया है, तो इसकी हमें व्याख्या करना है। ठीक है, और किस प्रकार करोगे, तो लिखोगे उत्तर पे, यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालोगे और लिखोगे कि यह जानना आवश्यक है कि हम ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, ईश्वर की इच्छा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि हमारे भाग्य में मुसीबत लिखी है तो हम उसे स्वर्ण आभूषणों के संचय से नहीं टाल सकते हैं। कह रहा कि अगर आपके जीवन में मुसीबत लिखा है तो आप सोने चांदी देकर अपना मुसीबत नहीं टाल सकते हो। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं वो। फिर आगे लिखोगे यहाँ पे कि यदि ईश्वर की इच्छा से विपत्ति आती भी है तो हमें उसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, पिताजी मंत्रित्व न रहने पर क्या हमें भीख नहीं मिलेगी। ममता कह रही है अपने पिता से कि क्या अगर आप मंत्री के पद पर नहीं रहते हो तो क्या अब हमें भीख नहीं मिलेगी जिससे हम अपना पेट भर सकेंगे। इस रिश्वत से कहीं इच्छा, अरे मतलब करें कि इस रिश्वत से कहीं अच्छा भीख मांगना होगा, क्योंकि उन्होंने सोने चांदी वहां पे उन्होंने लिया था किसी से। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि रिश्वत आप मत लीजिए, इससे अच्छा तो भीख मांगना है, अच्छा है। ठीक है, फिर कहना कि ममता आगे कहती है कि क्या इस पृथ्वी पर उस समय कोई हिंदू न शेष रह जाएगा। ठीक है, मतलब शेष नहीं रहेगा, बचा नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो यहां तक पूरा रेखांकित अंश की हमने व्याख्या कर दिया, मतलब जहां तक अंडरलाइन किया था वहां तक हमने व्याख्या कर दिया। चलिए देखिए, तीसरा प्रश्न हमसे पूछा है कि ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर के इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। मतलब कह रहा है कि ममता के द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि चूड़ामणि ने ममता के लिए रिश्वत के रूप में शेरशाह से 10 थाल सोना प्राप्त किया। देखिए हमने कहा था ना, उसने सोना लिया था उधार, ठीक है, रिश्वत के तौर पे शेरशाह से, और उनके पिता का नाम था चूड़ामणि। तो चूड़ामणि ने ममता के लिए, अपनी पुत्री ममता के लिए उसने रिश्वत लिया था शेरशाह से, 10 थाल सोना लिया था। और अपने पिता का सही कार्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। मतलब वो कह रही हैं कि ममता को जो ये कार्य उनके पिता ने थाल जो सोना लिया था वो इच्छा के विरुद्ध लगा। ठीक है, क्योंकि ममता का यह विश्वास था कि जो कुछ भी सृष्टि में घटित होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है। ठीक है, तो देखिए ये भी आप लोगों का क्लियर हो गया। तो ये पहला आप लोगों का गद्यांश था जो कि कंप्लीट हमने करा दिया। ये गद्यांश को आप लोगों को किसी कीमत पे तैयार करके जाना है। एक और गद्यांश बताऊंगा, 2 गद्यांश बताऊंगा, इन्हीं दोनों को आप लोगों को ज्यादातर प्रैक्टिस करके जानी है। तो आज की वीडियो में ये दोनों गद्यांश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो पहला तो क्लियर हो गया, दूसरा देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा देखिए, दूसरा कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है 6 नंबर के लिए आता है कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे निरंतर दिन पर दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर बढ़ाती जाएगी। यह जो आप लोगों का गद्यांश है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपको किसी कीमत पे आना ही चाहिए। अगर पहले से ही याद है तो बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आप लोगों की, नहीं याद है तो याद करना ही पड़ेगा। चलिए, इसके नीचे भी प्रश्न पूछा है, जैसे उसमें पूछा था पहला कि गद्यांश का संदर्भ लिखिए, और दूसरा पूछा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जहां तक अंडरलाइन किया गया है। और 100 वाला में 3 प्रश्न पूछा है। पहला कि कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार पड़ता है, और दूसरा कि कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है, और तीसरा कि कुसंग का जोर सबसे भयानक क्यों होता है। सभी प्रश्नों का हल देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि गद्यांश का संदर्भ, ये जो आप गद्यांश देख रहे हो पूरा का पूरा गद्यांश, इसका संदर्भ क्या है। तो देखिए लिखेंगे इस तरह, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आप इस तरह लिखोगे कि संदर्भ पहले लिखोगे। मैं बड़ा कर दूं थोड़ा, देखिए आप लोगों को अच्छे से। हाँ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के
गद्य खंड में संकलित मित्रता शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इसी प्रकार बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आप लिखोगे, पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। देखिए हिंदी से गद्य खंड से लिया गया है, मित्रता शीर्षक नामक पाठ से उद्धृत है। इसके जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ये संदर्भ में लिखना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पे हमसे ये पूछा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश मतलब जहां तक अंडरलाइन किया गया, कहां तक किया गया है कि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे निरंतर दिन पर दिन अवनति की गड्ढे में गिराती जाएगी। जहां तक अंडरलाइन किया गया है इसका हम लोग व्याख्या देखेंगे। तो देखिए लिखेंगे, व्याख्या में लिखेंगे कि बुरी संगति जो है भयानक रोग के सदृश है। भयानक रोग के सदृश मतलब कि भयानक रोग जैसा है बुरी संगति। कह रहा है कि यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ वृद्धि को भी नष्ट कर देती है। कह रहा है कि अगर बुरी संगति है तो आपके जितने अच्छे गुण हैं सब विनाशकारी हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे, और आपकी बुद्धि को भी नष्ट कर देगा। आप गलत और सही में अंतर भी भेद नहीं कर पाओगे, ठीक है। कह रहा है कि यदि किसी युवक की संगति बुरी होगी तो वह पत्थर की चक्की के भांति उसके पैरों में बंध जाती है। जिस प्रकार पैरों में आपके पत्थर बंध जाते हैं तो आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, इसी प्रकार बुरी संगति अगर बुरी संगति आप किसी पर जाते हो, ठीक है, तो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो ये कह रहा है कि इसके पैरों में बंध जाती है, वह गतिहीन हो जाती है, गति ही करने नहीं देगी आपको, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह दिन प्रतिदिन विनाश के गर्त में गिरता चला जाता है। किंतु यदि अगर अच्छी होगी, अगर उसका विपरीत करा है कि अगर अच्छी संगति होगी तो क्या होगा, तो कह रहा अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर सारी बुराइयों से मुक्त होकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। कह रहा कि अगर अच्छा मित्र मिल जाए तो जितने भी बुरी संगति आप में इफेक्ट डाला था वो सारे इफेक्ट को दूर कर देगी और आपको अच्छी संगति मिल जाएगी तो आपको निरंतर आगे बढ़ने को प्रेरित करेगी, ठीक है। तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या था। क्लियर हो जाना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यह प्रश्न हो गया। अब हमसे प्रश्न स, इसमें पहला प्रश्न है कि कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रभाव पड़ता है, मतलब किस प्रकार पड़ता है कुसंग का प्रभाव। तो लिखेंगे यहाँ पे कि कुसंग का प्रभाव जो है विनाशकारी होता है। दुष्टों की संगति में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि आचरण से छिड़ हो जाता है, अच्छे बुरे उचित अनुचित की समझ को खो देता है, धीरे धीरे पतन के अंधकार भरे गर्त में गिरकर नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, उसका देख रहे हो ना कितना इफेक्ट पड़ रहा है। बुरे आचरण आप में आ जाएंगे, उचित अनुचित में आप समझ नहीं कर पाओगे, ठीक है। धीरे धीरे आपका पतन होने लगेगा, आप अंधकार में चले जाओगे, ठीक है। तो यह था, तो ये भी क्लियर हो गया। देखिए दूसरा पूछा इसमें कि कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है। तो लिखेंगे कि कुसंग जो है पैरों में बंधी चक्की के समान, किंतु अच्छी संगति जो होती है वह सहारा देने वाली बाहुक मतलब बाह के समान होती है, ठीक है। तो ये भी आप उत्तर लिख लो, देख रहे हो ना कितना सिंपल सिंपल है। इसके बाद है तीसरा कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक क्यों होता है। तो देखिए कुसंग का ज्वर जो है केवल नीति एवं सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता है, बल्कि आपकी बुद्धि को बिल्कुल नष्ट कर देगा और आपकी बुद्धि को एकदम विनाश कर देगा। इसलिए कुसंग का ज्वर जो होता है सबसे भयानक माना जाता है, अब भयानक कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया ना। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, महत्वपूर्ण जो मैं आप लोगों को गद्यांश बताया दोनों क्लियर हो गया। तो दो हमने महत्वपूर्ण गद्यांश बताया, अब जाके ये पोर्शन क्लियर हुआ। अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण पद्यांश। यहाँ पे देखिए गद्यांश वाला पोर्शन क्लियर ना, मतलब 6 नंबर आप लोगों के क्लियर। अब हम महत्वपूर्ण पद्यांश देखने वाले हैं, जो प्रश्न आपको बताऊंगा वो याद करना है, बिल्कुल याद करना है। चलिए अब पद्यांश देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह महत्वपूर्ण पद्यांश है जो कि 6 नंबर के लिए आएगा, और यह पद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आपको तैयार करना है। क्या है कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वह पूर्ण क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। यह जो पद्यांश है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इस बार भी आएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो पहला प्रश्न पूछा है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य संदर्भ भी स्पष्ट कीजिए। देखिए संदर्भ मतलब ये चीज होता है कि संदर्भ भी इसमें लिखना होता है और प्रसंग भी लिखना होता है और व्याख्या भी करना है और काव्यगत संदर्भ लिखना है। तो पहले पहला प्रश्न करते हैं, इसके बाद ये सारे प्रश्न करेंगे। तो पहले तो हम लोग संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ मतलब पहले इसका संदर्भ लिखो, इसके बाद इसका प्रसंग। तो देखो सबसे पहले संदर्भ में लिखेंगे हम लोग, थोड़ा मैं यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे आप लोगों को। चलिए संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है, और यह कविता त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है। मतलब कहने का मतलब ये चीज है कि हिंदी से तो लिया गया है, राम नरेश त्रिपाठी जी लिखे हैं, स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है,
और काव्य संग्रह की बात करें तो स्वप्न से लिया गया है। तो जो जो मैं हाइलाइटेड पॉइंट लिखा हूँ यही अगर हाइलाइटेड पॉइंट अगर आप एग्जाम में लिख देते हो तो ये सारी एग्जामिनर क्या करेगा कि बस इन्हीं पॉइंटों को देखेगा और इसी बेस पे आप लोगों को पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये तो संदर्भ रहा। प्रसंग की बात करें, प्रसंग का मतलब जानते हैं क्या होता है? प्रसंग का मतलब ये चीज होता है कि ये जो पूरे के पूरे पद्यांश है, इस पद्यांश में किसके बारे में बात किया गया है, एक लाइन में बताइए। तो देखिए प्रसंग का मतलब यही होता है। तो लिखेंगे प्रसंग में कि कवि ने त्याग और बलिदान को ही सच्चे देश प्रेम के लिए आवश्यक माना है। मतलब कवि ने यह बताया है कि त्याग, अगर आप अपने देश से प्रेम करते हो तो त्याग और बलिदान ही सच्चे देश प्रेम के लिए आवश्यक माना जाता है। कवि ने यह जिक्र किया है इसमें। तो यह तो प्रसंग में हो गया। व्याख्या, अब देखिए पूरे के पूरे ये पद्यांश जो है, पद्यांश को एक बार पढ़ लीजिए। अब इसका हम व्याख्या देखने वाले हैं। देखिए व्याख्या में लिखेंगे हम लोग, तो व्याख्या में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि कवि कहता है कि सच्चा प्रेम वही है कि जिसमें आत्म त्याग की भावना होती है। कह रहा है कि अगर कवि कह रहे हैं कि अगर सच्चा प्रेम अगर अपने देश से करते हो तो आत्म त्याग की भावना होती है। अगर अगर सच्चा प्रेम करते हो किसी से आप, तो ठीक है। आत्म त्याग मतलब कि आत्म भी देना हो तो आप दे सकते हो। अर्थात कहने का मतलब उनका यह है कि आत्म त्याग पर ही सच्चा प्रेम निर्भर होता है। और सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। देखिए वही बात हमने कहा ना कि अगर सच्चा प्रेम करते अपने देश के प्रति या देश के लिए अपना जान भी देना पड़े तो आप पीछे नहीं हटना चाहिए, आपको दे देना चाहिए। फिर बोला है कि बिना त्याग के प्रेम प्राणहीन या मृत है। त्याग से ही प्रेम में प्राणों का संचार होता है। अतः सच्चे प्रेम के लिए प्राणों का बलिदान करने को भी सदैव प्रस्तुत रहना चाहिए। देखिए देश प्रेम वह पवित्र भावना है जो निर्मल और सीमा रहित त्याग से ही सुशोभित होती है। देश प्रेम की भावना से ही मनुष्य की आत्मा विकसित होती है और आत्मा के विकास से मनुष्य का विकास होता है। अतः अगर हम बात करें तो देश प्रेम से आत्मा का विकास और आत्मा के विकास से मनुष्यता का विकास होता है। ठीक है, मनुष्यता का यहाँ पे लिख लेना, विकास करना चाहिए। तो ये देखिए पूरे के पूरे एक दो बार जैसे ही आप लिखोगे इसको, एक दो बार पढ़ोगे, सारांश पूरा निकल के आपके सामने आ जाएगा और इसको याद करना है। आप देखिए काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। काव्यगत सौंदर्य का मतलब ये चीज होता है कि जो आपके पूरा का पूरा पद्यांश था उस पद्यांश में भाषा कौन सा प्रयोग किया गया है। तो देखिए इस पद्यांश में भाषा आपका सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। शैली जो है वो उद्बोधन शैली का प्रयोग किया गया है। रस की बात करें तो वीर रस का प्रयोग किया गया है। छंद की अगर बात करें तो प्रत्येक चरण में 16 स्वर मात्राएं वाला मात्रिक छंद है। गुण, ओज गुण का प्रयोग किया गया है। अलंकार बात करें तो करो प्रेम पर प्राण निछावर में अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार है। ठीक है, तो ये आपका काव्यगत संदर्भ हुआ। तो देखिए ये भी प्रश्न क्लियर हो गया ना। देखिए अब आगे प्रश्न हमसे क्या पूछा था, देखिए दूसरा प्रश्न कि उपयुक्त पद्यांश में कवि द्वारा किस पर प्रकाश डाला गया है। तो हम लोग लिखेंगे इसका उत्तर कि उपयुक्त पद्यांश में स्वदेश प्रेम की उत्पत्ति के मूल भाव पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, बस इतना लिखोगे पूरे अंक मिलेंगे आपको। अगला है कि अमल और विलसित शब्दों का अर्थ बताइए। तो देखिए अमल और विलसित ये शब्द हैं। अमल का अर्थ होता है स्वच्छ और विलसित का अर्थ होता है सुशोभित होता है। ठीक है, चलिए और चौथा प्रश्न पूछा है कि कवि द्वारा बताई गई सच्चे प्रेम की विशेषता लिखिए। ठीक है, तो देखिए चौथा का हम लोग उत्तर लिखेंगे यहाँ पे कि कवि द्वारा बताई गई सच्चे प्रेम की विशेषता इस प्रकार है। क्या क्या? पहला तो उन्होंने यह विशेषता बताया है कि आत्मसमर्पण की भावना कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। मतलब आत्मसमर्पण तो आत्मा भी समर्पण करना पड़े तो आपको दे देना चाहिए देश के प्रति। ठीक है, चाहे किसी से भी अगर प्रेम आप करते हो तो उसके प्रति। फिर है कि आत्म बलिदान देने में संकोच नहीं करना चाहिए। अगर उसके प्रति जैसे आप प्रेम करते हो, हालांकि इस पद्यांश में देश के प्रेम की प्रति बात हुआ है, तो देश के प्रति अगर प्रेम करते हो तो उसके प्रति अगर जान भी देना पड़े, आत्म बलिदान भी देना पड़े तो आपको दे देना चाहिए। तीसरा है कि त्याग की भावना होनी चाहिए। मतलब कि अपने देश के प्रति किसी भी चीज का त्याग करना पड़े आपको तो कर देना चाहिए, उस प्रकार की भावना होनी चाहिए। ठीक है, तो कवि द्वारा यह विशेषता प्रेम के प्रति बताई गई है। तो अब जाके पूरा का पूरा संपूर्ण ये आप लोगों का पद्यांश क्लियर हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए पहला पद्यांश तो क्लियर हो गया। एक पद्यांश और बताऊंगा, उसको देखिए। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, यह पद्यांश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पद्यांश है कि सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हे, समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी तेहि अवसर सोहे, सबे अवलोकती लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनो मंजुल कंज कली। यह पद्यांश बहुत ज्यादा हाईलाइटेड, अभी तो मॉडल पेपर में भी यह पद्यांश दिया था, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए आगे से लिखा हूं वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब आपको तैयार करना पड़ेगा किसी कीमत पे। ठीक है, संदर्भ लिखेंगे इसका कि
प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसी द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक कविता से अवतरित है। ये पद्यांश आप लोग याद कर लेना, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो संदर्भ में क्या लिखोगे? पहली बात तो गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं, कवितावली पाठ्य से पुस्तक से लिया गया है, हिंदी काव्य खंड से संकलित है और वन पथ कविता शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है, तो ये जो हाईलाइटेड पॉइंट 1 2 3 4, यही 4 हाईलाइटेड पॉइंट लिख दोगे ना, पूरे के पूरे आपके नंबर मिलेंगे संदर्भ में। ठीक है, इसके बाद प्रसंग भी लिखना होता है, तो इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में लिखेंगे कि इन पंक्तियों में ग्राम वधुओं के प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी अपने हाव भाव से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती हैं। प्रसंग अभी हमने बताया, प्रसंग मतलब ये चीज होता है कि पूरे के पूरे पद्यांश में किसके बारे में बात किया गया है। तो देखिए इस पंक्ति में यह बात किया गया है कि जो ग्राम के वधु थे, ग्राम के जो लड़कियां थी, वो सीता से पूछी कि ये राम कौन लगते हैं, तो राम बिना कुछ बोले अपने हाव भाव से ही सब कुछ उनके विषय में बता देती हैं। इन्हीं के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, अब व्याख्या देखने वाले हैं, तो व्याख्या देखने से पहले एक बार इसको देख लीजिए पूरा का पूरा। अब इसका हम लोग व्याख्या देखेंगे। तो देखिए व्याख्या किस प्रकार इसका करेंगे, देखिए यहाँ से नोट कीजिए कि ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सावले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। ग्राम की लड़कियां जो थी वो सीता जी से पूछी कि ये जो सावले और सुंदर रंग वाले हैं तुम्हारे क्या लगते हैं। तो ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभाव को समझ गई कि पूछना क्या चाह रही हैं लोग। तो सीता जी ने उनके प्रश्नों का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया, मतलब कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी उनको, वो अपने मुस्कुराहट और संकेत भरी दृष्टि से ही सब कुछ बता दिया। वही कह रहे हैं कि उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उन्होंने स्त्रियोचित लज्जा के कारण, मतलब वो अपनी लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में यह समझा दिया कि ये मेरे जो हैं पति लगते हैं। ठीक है, देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी जो सखियां थीं वो राम के सौंदर्य को एकाएक दिखती हुई अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। जैसे ही ग्राम वधुओं को ये पता चला कि हाँ ये इनके पति हैं, तो वो अपने दृष्टि भरी आंखों से उनको देखने लगी। ठीक है, और अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। ठीक है, और आगे लिखेंगे उसमें कि उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानव प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हुआ। उस समय ऐसा लग रहा था कि जिस प्रकार सूर्य का उदय होता है उस प्रकार राम के रूप में सूर्य का उदय हो गया हो, और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हों, और उन्हें उनको देखकर जो ग्राम की लड़कियां थी, गांव की लड़कियां थी, उनके जो आंखों का नेत्र कमल रूप के जैसा खिल गया हो। ठीक है, तो ये पूरा व्याख्या था, आई होप क्लियर हो गया होगा। इसमें भी काव्य का संदर्भ लिखना पड़ता है, तो लिखेंगे भैया कि भाषा, देखिए ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। गुण की अगर हम बात करें तो माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। छंद की बात करें तो सवैया छंद का प्रयोग किया गया है इस पूरे पूरे पद्यांश में। शैली चित्रात्मक व मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। रस की बात करें तो श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। और अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, ये तीनों अलंकार इसमें प्रयोग किए गए हैं। अब जाके पूरे के पूरे पद्यांश यहाँ पे क्लियर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ 100%, ये देखिए प्रश्न सभी बनेंगे। अब ये आपको डिपेंड करता है कि कितनी बार इन प्रश्नों को प्रैक्टिस करके आप जाते हो कि याद रहेगा, लिखोगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया ना मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते। चलिए देखिए अब तो यहाँ पे देखिए गद्यांश और पद्यांश हिंदी का कंप्लीट हो गया। अब हम संस्कृत का नंबर लगाने वाले हैं जो कि 10 नंबर आपको तैयार करना है। सबसे पहले हम लोग संस्कृत का गद्यांश देखेंगे, उसके बाद संस्कृत का पद्यांश देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं संस्कृत का गद्यांश। देखिए मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपोर्टेंट है, पहला जो आपको बताने वाला हूँ कि मानव जीवन से संक्रमण संस्कृति है। ठीक है, थोड़ा पढ़ने में डिफिकल्ट होगा लेकिन कोई नहीं, आपको तो लिखा हुआ मिलेगा। अस्माक पूर्वाज मानव जीवन संस्कृतुम महांत पर्यंतनम अकुवरनम ते अस्माक जीवनस्य संस्कराणयम यान आचारं च अदर्शयन तत् सर्वसम अस्माक संस्कृत। देखिए थोड़ा पढ़ने में डिफिकल्ट लगता है संस्कृत, लेकिन याद करना थोड़ी है, तो आप लोगों को मिलेगा। अब इसका तो आप लोगों को संदर्भ प्रसंग अनुवाद लिखना होता है। तो सबसे पहले देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, तैयार कर लेना। ठीक है, संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। मतलब भारतीय संस्कृति जो संस्कृत का चैप्टर है उससे यह संस्कृत खंड से लिया गया है। ठीक है, प्रसंग मतलब आप तो जान गए होंगे प्रसंग का मतलब होता क्या है। प्रसंग में लिखोगे कि इसमें भारतीय संस्कृति के स्वरूप और महत्व पर प्रकाश डाला गया है। मतलब जो भारतीय संस्कृति हमारी है उसके रूप कैसा, उसका स्वरूप कैसा है, उसका महत्व क्या है, इसके बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, अब इसका अनुवाद देखेंगे। तो अनुवाद देखने से पहले पहले इस बार देख लो इसको। ठीक है, देख लिया आपने, अब इसका अनुवाद देखो। अनुवाद में लिखेंगे कि इसमें मानव जीवन को संवारना संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए
महान प्रयत्न किए, उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया वह सब हमारी क्या है, संस्कृति है। तो यह सब उसका आप लोगों का अनुवाद था, जो पूरा संस्कृत का गद्यांश था उसका यह अनुवाद है। तो ये पहला आप लोगों का गद्यांश क्लियर हो गया संस्कृत का, जो कि तैयार करके आपको जाना है। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा जो गद्यांश आपको तैयार करके जाना है यह है, नोट कीजिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही एग्जाम में आता है, हर बार आता है। क्या है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाष्यत केंद्रम अस्ति इत या संस्कृत वाडमस्य संस्कृतेस्य आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध मुगल युवराजो दारासिको अत्रागत्य भारतीय दर्शन शस्त्राणाम अध्ययनम अकरोत् स तेषा ज्ञानं तथा प्रभावित अभवत यत तेन उपनिषदम अनुवाद पारसी भाषा कारित। ठीक है, यह जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह तैयार करना है आप लोगों को। संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है, मतलब किस चैप्टर से, वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। प्रसंग में लिखोगे कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया, मतलब पूरी के पूरी जो गद्यांश है इसमें वाराणसी के इतिहास के बारे में बताया गया है और कहाँ पे वह स्थित है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो लिखेंगे अनुवाद में कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलीय है। ठीक है, मतलब संस्कृत भाषा का केंद्र मान सकते हैं इसको, यहीं से संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसारण किया गया है, यहीं से संस्कृत और साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा सिकों ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था और वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद किसमें, फारसी भाषा में करवाया। इतना अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ, इतना खुश हुआ वहां के ज्ञान से कि वहां पे जितने भी उपनिषदों का अनुवाद था वो सब फारसी भाषा में करवा दिया। कौन, दारा सिको। तो देखिए यह आप लोगों का जो पद्यांश था, गद्यांश क्लियर हो गया। तो दो गद्यांश हमने संस्कृत का बता दिया, दोनों तैयार कर लेना। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं संस्कृत के पद्यांश, ये वाले गद्यांश तो कंप्लीट हो गया, अब संस्कृत का पद्यांश देखने वाले हैं। चलिए देखिए, ये आपका पद्यांश है, ये संस्कृत का पद्यांश है पहला, जो कि आपको याद करके जाना बहुत ज्यादा 5 नंबर के लिए आएगा। ठीक है, सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में यही आता है, 5 नंबर तो फ्री में ले जाओगे, समझ लो। संदर्भ लिखना होता है, हिंदी में अनुवाद लिखना होता है। संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है और इसमें सभी के कल्याण की कामना की गई है। मतलब भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, संस्कृत खंड से लिया गया है। ठीक है, और इसमें क्या किया गया है कि सभी के कल्याण की कामना किया गया है, कि सभी का कल्याण हो। अब इसका अनुवाद देखेंगे। ठीक है, तो लाइन पढ़ लो, इसका अनुवाद देखो क्या है। कह रहा है कि सर्वे भवन्ति सुखिनम, इसका होता है मतलब कि सभी सुखी हो। फिर कह रहा है सर्वे सन्तु निराम्या, इसका मतलब कि सब रोग रहित हो, किसी को रोग ना हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मतलब सब कल्याण को देखे, मतलब सबका कल्याण हो। अब माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मतलब कोई भी दुख ना हो, मतलब किसी को भी दुख ना हो, सभी सुखी हो। ये इसका अनुवाद है। देखो इतना ही पॉइंट अगर आप लिखोगे 5 नंबर ले जाओगे, तो ये सारे फोकट के नंबर मिलते हैं, मतलब आगे से ही आपको मालूम होता है कि कौन सा आएगा, बस आपको याद करके जाने की जरूरत होती है, पूरे नंबर आप लेकर आओगे। तो ये तो पहला आप लोगों का था जो कि आप लोगों को याद करके जाना है। दूसरा जो मैं आपको बताने वाला हूँ यह है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि बंधम मरणो वापी जयो वापी पराजय उभयत्र सम वीर वीर भाव ही वीरता। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना है, संदर्भ और हिंदी में अनुवाद लिखना है, सिंपल। संदर्भ में लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वीरः वीरण पूज्यते नामक पाठ से अवतरित है और इस श्लोक में बताया गया है कि वीरता के विषय में बताया गया है। तो कहाँ से, वीर वीरण पूज्यते चैप्टर से लिया गया है संस्कृत खंड में, और इसमें क्या बताया गया है, इस श्लोक में वीरता के विषय में बताया गया है। तो अनुवाद देख लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का अनुवाद देखेंगे। अनुवाद में यह है कि बंधन हो या अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है और वीर को ही वीरता कहते हैं। बस इतने ही लाइन आपको लिखना है, 5 नंबर ले जाओगे। तो देख रहे हो ना, ये सभी फ्री के नंबर है कि नहीं बताओ। 2 मिनट पढ़ोगे सभी याद हो जाएंगे और 5 नंबर आप लोगों के क्लियर हो जाएगा। तो 2 महत्वपूर्ण हमने यहाँ पे आपने देखा कि हमने पद्यांश भी बता दिया। अब हम जीवन परिचय देखने वाले हैं, जो कि 5-5 नंबर के जीवन परिचय आने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग लेखक का देखेंगे, इसके बाद कवि का देखेंगे। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, और बहुत सिंपल तरीके से लिख के लेकर आया हूँ जीवन परिचय, कि तुरंत याद हो जाएगा यहीं पे। देखिए सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय देखेंगे, जो कि लेखक है। इनका सबसे ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा हर साल आता है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद कर लोगे, यही आएगा, यही आप लिखो, 5 नंबर ले जाओगे।
जीवन परिचय हेडिंग डालोगे, लिखोगे कि पंडित रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म हुआ था वो बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ पे? बस्ती जिला था उनका, अगोना नाम उनका ग्राम का नाम था, और 1884 में हुआ था उनका जन्म। कह रहा है कि 4 वर्ष की अवस्था में, मतलब जब वो 4 वर्ष के थे तो उनके पिता के साथ राठ जिला हरिमपुर चले गए। 4 वर्ष की अवस्था में अपने पिता के साथ राठ एक जिला है जहाँ पे हरिमपुर गांव है, वहां पे चले गए और वहीं अपना प्रारंभिक शिक्षा हुई, मतलब उनका पढ़ाई वहीं से हुआ। ठीक है, जो शुरू का स्तर का पढ़ाई होता है। 1892 ईस्वी में इनके पिता की नियुक्ति मिर्जापुर सदर में कानूनज्ञों के पद पर हुई। 1892 में क्या हुआ कि उनके पिता का जॉब लग गया मिर्जापुर में। ठीक है, और कानूनज्ञों के पद पर हुआ था। पिता के साथ ये मिर्जापुर गए और 1931 में उन्होंने क्या किया कि जो मिशन स्कूल होता है, तो मिशन स्कूल से फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण किया हाई स्कूल का, और उसके बाद प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में नाम लिखवाया। प्रयाग में चले गए इलाहाबाद, वहां पे कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में उन्होंने नाम लिखवाया इंटर की परीक्षा देने के लिए। किंतु गणित में कमजोर थे, तो कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा दे नहीं सके वो। बाद में उन्होंने हिंदी शब्द सागर के लिए वैतविक सहायक के रूप में काशी आ गए। ठीक है, कुछ दिनों तक नागरी प्रचारणी सभा पत्रिका का भी संपादन किया उन्होंने। उसके बाद उनकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक के रूप में हो गया। ठीक है, और वहीं 1937 में विभागाध्यक्ष हो गए और श्वास का दौरा पड़ने के कारण, मतलब श्वास का दौरा पड़ा। ठीक है, और 2 फरवरी 1941 ईस्वी को उनका देवसान हो गया। रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, रचनाएं पर नंबर मिलता है। रचना नहीं लिखोगे 2 नंबर कट जाएगा, 3 ही नंबर मिलेगा आपको। तो रचना में देखिए चिंतामणि, विचार विधि, रस मीमांसा, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। 3 रचना तो आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि 2 नंबर रचना पे आता है, इतना याद रखिए। रचना अगर आपने छोड़ा मतलब 2 नंबर आपका कटा। तो यह था लेखक का जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यही एक ही याद कर लो, यही आ जाएगा, अब पूरा का पूरा नंबर उठा ले जाओगे। ठीक है, एक आध एक्स्ट्रा भी याद कर लेना। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का याद कर लेना। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब कवि का देखेंगे, तुलसीदास का। ठीक है, सूरदास का अपने से याद कर लेना, तुलसीदास ये देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बताया कि तुलसीदास हमेशा आते हैं। ठीक है, वो भी आते हैं सूरदास, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर तुलसीदास का जीवन परिचय देता है। लिखेंगे जीवन परिचय में कि तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम हुआ था। जिला कौन सा था? बांदा। गांव का नाम क्या था? राजापुर। और किस सन में? 1554 ईस्वी में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म देखिए, कुछ लोग मतभेद है इनके जन्म में, कुछ लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। कुछ लोग इनका एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, एटा जिला में उनका ग्राम सभा सोरो नामक ग्राम में उनका जन्म हुआ था, कुछ लोग मानते हैं। यह सरयू प्राणी ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम जो था ना आत्मा राम दुबे था, याद रखिएगा, इसे ब्लैक पेन से लिखना है। और माता का नाम हुलसी था। उपभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। कह रहे हैं कि उपभुक्त मूल नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है, जो कि नक्षत्र बहुत खराब होता है। तब माता पिता को मालूम चला कि अरे यार तुम उपभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, तो उनके माता पिता उनको छोड़ दिया, त्याग दिया बचपन में ही। कह रहे हैं कि स्वामी एक थे नर हरिदास, इनका पालन पोषण किया। और काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों पुराणों आदि ग्रंथों को ज्ञान कराया। ठीक है, काशी के जो सनातन नामक विद्वान थे, तो विद्वान जो थे उन्होंने वेदों और पुराणों ग्रंथों का ज्ञान करवाया इनको। और इनका विवाह जो हुआ दीनबंधु पाठक की कन्या, दीनबंधु की एक लड़की थी, कन्या थी, जिनका नाम रत्नावली था, उन्हीं से इनका विवाह हुआ। वे पत्नी के प्रति बहुत ज्यादा अनुरक्त रहते थे। पत्नी के आदेश से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में आर्थिक व्यतीत हुआ। उनके प्रति मतलब पत्नी ने कहा कि आपको जाना चाहिए अपने उपदेश को लेकर। ठीक है, प्रचार प्रसारण करना चाहिए। और उन्हीं से उनके दिमाग में सेट हुआ और मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और इनका जीवन जो था काशी के, अयोध्या और चित्रकूट में आर्थिक व्यतीत हुआ। मतलब अधिक व्यतीत वहीं पे हुआ, काशी में और अयोध्या में, चित्रकूट में। इनकी मृत्यु जो हुआ काशी के 80 घाट में सनवत 1680 ईस्वी में हुआ। और रचना में इनकी बात करें तो रचना तो तमाम है इसकी। इनकी जो रचना है रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, कवितावली, गीतावली, दोहावली है। तो रचना याद करना है, 2 नंबर रचने से मिलेंगे। तो देखिए ये भी पोर्शन कंप्लीट हो गया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जीवन परिचय भी कंप्लीट आ गया। अब श्लोक की बात करें, देखिए कुछ महत्वपूर्ण श्लोक मैं आप लोगों को बता देता हूँ और इन्हीं श्लोकों को आप लोगों को याद करके जाना है, क्योंकि श्लोक 2 नंबर के लिए आते हैं। कौन सा श्लोक? देखो, पूछता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ किया हुआ श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो आपके प्रश्न पत्र में देखिए जो संस्कृत के पद्यांश आते हैं, तो पद्यांश श्लोक ही तो होते हैं। तो जो आपके पेपर में वो जो पद्यांश आएंगे वो नहीं लिखना है, कोई अलग लिखना है। तो 2 आपको बता देता हूँ, दोनों याद कर लीजिए। एक तो बंधम मरणो वापी जयो वापी पराजय उभयत्र सम वीर वीर भाव ही वीरता। ये तो पहला श्लोक 2 लाइन का याद कर लोगे।
यह है सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु या मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो ये दोनों अगर आपको याद है तो काम बन जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो 2 नंबर श्लोक भी क्लियर हो गया। चलिए इसको भी साइड कर देते हैं। श्लोक के बाद संस्कृत का प्रश्न उत्तर बच गया। संस्कृत के क्वेश्चन आंसर आता है 2-2 नंबर के, 2 ही करना होता है। 1 क्वेश्चन करोगे तो 2 नंबर, 2 क्वेश्चन करोगे तो 4 नंबर। देखिए 5 ही प्रश्न बताऊंगा, ज्यादा नहीं, तरह 5 ही बताऊंगा, ये पांचों सबसे ज्यादातर आते हैं। पहला कि वाराणसी कस्या नदम कुलेम स्थिता, तो उत्तर लिखोगे कि वाराणसी गंगाया कुले स्थिता, 2 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। दूसरा जो प्रश्न है जो कि ज्यादातर आता है यह है वाराणसी कस्यायम केंद्रमस्ति, तो उत्तर लिखोगे इसका कि वाराणसी भारतीय संस्कृते भाष्यस्य केंद्रमस्ति। तीसरा कि वीर केन पूजते, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लिखो कि वीर वीरन पूजते। ठीक है, तीसरा प्रश्न याद करना आपको कि पुरुराजा क आसित, तो आप उत्तर लिखोगे कि पुरुराजा एक भारत वीर आसित। और पांचवा है कि चंद्रशेखर कह आसित, तो लिखोगे चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त। ठीक है, तो यही 5 प्रश्न आपको दिलाएंगे 4 नंबर। यही प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आने वाले हैं, इन्हीं प्रश्नों को याद कर लेना। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सब कुछ हमने आप लोगों को बता दिया, बस आप लोगों का निबंध बच गया। ठीक है, अब निबंध हम लोग देखते हैं, जो कि 9 नंबर के लिए निबंध पूछा जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रदूषण पे निबंध बताने वाला हूँ। ठीक है, और ये मैं बता भी चुका हूँ आप लोगों को पहले का कि कौन सा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन प्रदूषण ही याद करके जाना है, क्योंकि 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 बताइए किस सत्र में प्रदूषण का नहीं पूछा है। तो 2023 में अब बस इसी को याद कर लो, अच्छे से इसको याद किए रहोगे तो यही लिख दोगे, 9 नंबर मिल जाएगा, तमाम याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलो सबसे पहले प्रस्तावना हेडिंग डालोगे, मैं बड़ा कर देता हूँ, एक एक अक्षर आपको समझ में आना चाहिए। देखो मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ, आप लोग नोट के। पहले प्रस्तावना, प्रस्तावना लिखोगे कि प्रदूषण विश्व की एक सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, इसके बाद लिखोगे जो कम होने की बजाय प्रतिदिन बढ़ती, मैं छोटा कर देता हूं ताकि दिखे आप लोगों को, पूरा दिख रहा है ना आप लोगों को। अब पूरा लाइन पढ़ता हूं, आप लोग नोट कर लेना, आवाज को मेरे सुनते रहना। क्लियर नहीं है तो आप लोग उसको क्वालिटी बढ़ा देना ताकि क्लियर दिखे। लिखोगे कि प्रदूषण विश्व की एक सबसे बड़ी समस्या है जो कम होने की बजाय प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रदूषण की वजह से पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतुओं को विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। प्राकृतिक संतुलन में भी प्रदूषण के कारण दोष पैदा हुआ है। अब इसको समझाना नहीं मुझे, वो तो खुद आप पढ़ोगे तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, बस नोट करना है, क्योंकि हमने बहुत सिंपल तरीके से लिखा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों को नोट ये करो। देखो फिर अगली हेडिंग डालोगे प्रदूषण के प्रकार, लिखोगे कि मुख्य रूप से प्रदूषण के 4 प्रकार हैं। एक वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, तो सबसे पहला हेडिंग डालोगे वायु प्रदूषण, और लिखोगे इसमें कि यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। इससे पृथ्वी के ऊपर वाला ओजोन गैस का सुरक्षा चक्र बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को बस नोट करते जाना है, आवाज को मेरे सुनना है कि कौन सा वर्ड क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अगर क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा तो। फिर दूसरा डालोगे जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या होता है कि उद्योगों और घरों से निकला हुआ कचरा कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है, जिससे यह उन्हें प्रदूषित कर देता है। जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। बस इतना ही लिखना है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। इसके बाद मृदा प्रदूषण हिंदी में लिखोगे, मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। अब इसमें समझाने वाली क्या बात है कि मिट्टी में जो प्रदूषण होता है मृदा प्रदूषण कहते हैं। नोट करो, बहुत सिंपल लिखा हुआ है। यह मुख्यतः खेती में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होना चाहिए उसके मिलने पर होती है। शहरीकरण और औद्योगिकरण बढ़ने से मृदा प्रदूषण बढ़ रहा है। बस इतने ही पॉइंट आप लोगों को मृदा प्रदूषण में लिख देनी है। अगला पॉइंट अगर देखोगे तो ध्वनि प्रदूषण है। देखिए ध्वनि प्रदूषण में लिखोगे कि ध्वनि प्रदूषण जो है किसी भी प्रकार के अनुप्रयोगी ध्वनि को कहते हैं। इस प्रदूषण से मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है। कल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों का आवाज, लाउड स्पीकरों का कर्ण भेदक ध्वनि आदि से यह प्रदूषण होता है। बस इतना ही टॉपिक आप लोगों को लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ोगे, देखो प्रदूषण के दुष्परिणाम लिखोगे कि प्रदूषण के क्या परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, देखिए प्रदूषण के कारण जो है मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हुआ है। प्रदूषण के कारण जो मानव खुली हवा में लंबी सांस लेने के लिए तरस रहा है और प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो रहा है। कई तरह के जीव और प्रजातियां प्रदूषण के कारण विलुप्त होती जा रही हैं।
ठीक है। इसके बाद लिखोगे सुधार के उपाय, कि मतलब प्रदूषण को कैसे सुधारा जा सकता है। और इसमें लिखोगे कि प्रदूषण कम करने के लिए हमें लोगों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। ठीक है। और वनों के विनाश को रोकना होगा, अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे और वर्षा के जल को संचित करके उसका पुनः उपयोग करना चाहिए। सरकार को भी समय समय पर प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाते होना चाहिए, कि अभियान अलग अलग तरीके से निकाले कि प्रदूषण को कम कैसे करना चाहिए। ठीक है। सख्त कार्रवाई करना चाहिए प्रदूषण के प्रति। फिर उपसंहार लास्ट हेडिंग डालोगे, लिखोगे कि प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है। प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारा कर्तव्य यह है कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपना योगदान देकर पर्यावरण को सुरक्षा करें। ठीक है। तो देखिए हमने पूरे के पूरे यहाँ पे सोल्यूशन आप लोगों को बता दिया, एक भी पॉइंट आप लोगों का छूटा नहीं होगा। ठीक है। मैं दिखा देता हूँ पुनः आप लोगों को, पूरे के 50 नंबर हमने क्लियर करा दिया, एक एक पॉइंट पे जिक्र किया। इससे बेहतरीन वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। वीडियो को लाइक कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलेंगे एक प्यार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।